जय हिंद और जोहार। कुछ ही घंटों में हमारे राज्य झारखंड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करने वाली है। यानी कि आज ही से हमारे राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है और आज ही से संपूर्ण झारखंड राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्शन कमीशन के पूरे इस रणनीति को समझेंगे। झारखंड का विधानसभा चुनाव में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का किस किस तरीके का तैयारियां है, इसको हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि आचार संहिता राज्य में लागू हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, किन चीजों पर पाबंदियां होगी और कौन से चीजें मान्य होंगी। इन सभी मुद्दों पर आज के सेशन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव के बारे में हम लोग बात करते हैं साथियों, तो इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पॉलिटिकल पार्टियां फॉर्म में आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन का दौरा हुआ झारखंड में और एक तरफ से चुनाव का माहौल धीरे धीरे झारखंड में तैयार हो गया है। यह चुनाव का माहौल आज से और गति पकड़ने वाला है। जैसे आप सभी को पता है साथियों कि 23 और 24 सितंबर को भारत की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झारखंड के दौरे पर आती है। यहां पर सारी चुनावी तैयारियां जो चल रही है उसकी पूरा जांच करती है, सर्वेक्षण करती है और उसके बाद यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद 26 से 27 सितंबर को महाराष्ट्र रवाना हो जाते हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया झारखंड का दौरा करती है, सारी चीजों का सर्वेक्षण करती है, जांच पड़ताल करती है कि भैया चुनाव की तैयारियां यहां पर कैसे हमारी डिपार्टमेंट कर रही है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी यही सब चीजों का देखरेख करने के लिए जाती है। अब आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र भी क्यों जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक साथ इलेक्शन करवाए गए और एक ही दिन पर दोनों ही राज्यों का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसी प्रकार से जब हम लोग झारखंड और महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें, झारखंड और महाराष्ट्र में भी एक ही समय पे आपका इलेक्शन शुरू होगा और एक ही टाइम पर इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, घोषित होगा। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन पहले झारखंड के दौरे पर आती है, उसके बाद महाराष्ट्र के दौरे पर चली जाती है और सारी चीजों की पुख्ता जांच पड़ताल करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपना बस एक डिसीजन बाकी रहता है कि भैया चुनाव का तारीखों का ऐलान। झारखंड में किस किस तारीख को मतदान होगा, कितने चरणों में मतदान होगा, इन सभी बातों की घोषणा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने वाली है। और अनुमान है कि मेरे इस वीडियो के अपलोड करने के कुछ ही घंटों के बाद लगभग दोपहर के 2-3 बजे क्या ये 99% कंफर्म है कि इलेक्शन कमीशन आज महाराष्ट्र और झारखंड के सारे चुनावी जो स्ट्रैटेजी होगी, सारी तारीखों का ऐलान कर देगा। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आचार संहिता की घोषणा या विधानसभा चुनाव का शंखनाद या विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है। आप सबको पता है कि ये सारी घोषणाएं इलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय है दिल्ली में, तो दिल्ली से ही ये घोषणाएं की जाती है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के जब हम लोग स्ट्रैटेजी को समझते हैं पिछले राज्यों में, हाल ही में आपका जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां पर आपको पता है कि 8 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दौरे में गई थी, यानी कि सभी तैयारियों को जांच पड़ताल करने के लिए आचार संहिता या चुनाव का ऐलान करने से पहले, तो ठीक 15 दिन का समय बचा हुआ था। यानी कि जब भी इलेक्शन कमीशन के स्ट्रैटेजी में देखा जाता है, जब वो किसी राज्य का दौरा करने के लिए जाती है, ठीक उसके 15, 16 या 17 दिनों के अंदर उस राज्य में आचार संहिता लागू हो जाता है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाता है। जब हम लोग झारखंड के संदर्भ में हम लोग बात किए अभी कि भैया 23 और 24 सितंबर को झारखंड इलेक्शन कमीशन आ चुकी थी, तो 24 से इधर 6 दिन का तारीख लो, इधर 10, तो 15 से 16 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, तो 16-17 दिन गुजर गए हैं। बीच में आपने देखा कि दुर्गा पूजा का त्योहार था, दुर्गा पूजा के त्योहार में सब बिजी था। तो हमेशा इलेक्शन कमीशन इस बात को डिसाइड रखती है कि भैया त्योहार के दरमियान किसी तरह का हम लोग घोषणा ना करें। उससे थोड़ा सा क्या होता है कि बाकी लोग इफेक्टेड होते हैं, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को कम से कम पूजा को थोड़ा एक दिनों के लिए एंजॉय करने दिया जाए। यानी कि चुनाव कभी भी आप देखेंगे कि किसी भी त्योहार के बीच में एक तरीके से चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होता है। जब हम लोग झारखंड राज्य के संदर्भ में बात करें, तो झारखंड राज्य में मैंने आपको जैसे बताया कि 23-24 सितंबर को इलेक्शन कमीशन आकर के चली गई है, तो ठीक स्ट्रैटेजी के तहत 15 दिन बाद और सारी त्योहार तो कल तक खत्म हो गए दुर्गा पूजा के, तो आज वो तारीख है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्य में, झारखंड राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी और ना सिर्फ झारखंड राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी ऐलान करने वाली है। अब इस चीज को किस तरीके से हम लोग कंफर्म करते हैं, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हर एक न्यूज चैनल पे, हर एक अखबारों में, हर एक जगह पर एक ही बात की चर्चा है कि आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान झारखंड में करने वाली है, महाराष्ट्र में करने वाली है। लोग इतना कंफर्म होकर क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह समझ लीजिए कि झारखंड में अगर हम लोग बात करते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए पहले आप ये समझो कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं।
जिसमें से 28 सीटें एसटी समुदाय के लिए रिजर्व है, कुछ सीटें एससी के लिए और 44 सीटें जो है जनरल लोगों के लिए, जनरल ओबीसी के लिए खुली हुई है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। इन 81 विधानसभा सीटों में से जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टी के साथ 40 से ज्यादा सीटें जीत लेगी, यानी कि 41 सीटें या इससे अधिक जीत लेगी, उनकी सरकार बन जाएगी। जैसे आपने देखा कि पिछला चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर के 41 से ज्यादा सीटें हासिल की, तो इसलिए कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनी। अगर भाजपा इस तरीके से करती है तो भाजपा और आजसू मिलकर करती है तो उनकी सरकार बन जाएगी। अब विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का किस तरह का स्ट्रैटेजी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना सीट ला सकती है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। और हमारा ये जो सीरीज है झारखंड का इलेक्शन होने तक, ये सीरीज लगातार और सिर्फ इलेक्शन होने तक नहीं, उसका रिजल्ट प्रकाशित होने तक ये हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेगा। यानी कि हर 2-3 दिनों में मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा और सारी स्ट्रैटेजी को पूरा, आपको पता है कि हमारे जो वीडियोस होते हैं उसमें बहुत डिटेल में चीजों को समझाया जाता है। इधर उधर की बातें हम ज्यादा करते नहीं है, न्यूज चैनल की तरह हवा बना के कोई बातें करते नहीं है। जो चीजों के साक्ष्य है, जो फैक्ट्स है, उसी को मैं ला करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इधर उधर की बातें नहीं, बातें कम, काम ज्यादा, कंटेंट ज्यादा। तो इसीलिए आप अगर झारखंड से है, विधानसभा चुनाव या पॉलिटिकल मुद्दों या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ करके रहना चाहिए। सब्सक्राइब का बटन है, अगर मन करेगा, कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और अपने आप को ज्ञानमद्ध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि हम किस तरीके से ये कंफर्म कर रहे हैं सभी जगह कि भैया आज ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाली है। इसके दो मुख्य पहलू है। देखिए, हमसे पहले विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का इतना पहुंच होता है कि वो लोग पता लगा लेते हैं कि भैया किस दिन क्या होने वाला है। आज राज्य में 2 बड़े बैठक होने वाली है और दोनों ही बैठक राज्य की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो करने वाली है। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहां पर आपको पता है कि झारखंड में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की फाइट नहीं होती है, बीजेपी वर्सेस जेएमएम की फाइट होती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज अंतिम कैबिनेट की बैठक है। यहां पर वो अपने अधिकारियों के साथ झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, यानी कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जेएमएम के लिए। इस बैठक में वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन को आज ही लेने का समय है, क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता जैसे ही लग जाता है किसी भी राज्य की या लोकसभा के संदर्भ में बात करो कि देश की, प्रधानमंत्री की शक्तियां छीन करके इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है और उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां छीन करके इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। यानी कि मुख्यमंत्री जो डिसीजन अपने मन से एनी वक्त ले सकते हैं आचार संहिता लागू होने से पहले, आचार संहिता में मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह हो जाता है, एक मामूली विधायक बस रहते हैं। मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां जो है उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ जाती है। उसी प्रकार से जब बीजेपी के बारे में बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भी आज एक इंपॉर्टेंट बैठक होगी, जहां पे वो अपने सारे विधायक दलों के साथ बैठेंगे और विधानसभा चुनाव 2024 की पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। काहे कि जाहिर से आपको पता है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक ना ही सीट शेयरिंग के बारे में कुछ भी बताया है कि कितने सीटों पर, जैसे गठबंधन है ना, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है, तो जेएमएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अभी तक इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार से बीजेपी और आजसू ने भी इस बात को डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मैनिफेस्टो होता है, चुनावी घोषणा पत्र होता है, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र को रिलीज नहीं किया है। हाँ, हालांकि बीजेपी ने 4-5 मुद्दों पर चर्चा किया है, लेकिन उसको वह कह रही है कि भैया हम इसको अपना घोषणा पत्र नहीं, बस 5 वादे हम कर रहे हैं। घोषणा पत्र में ये चीजें तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा और भी चीजें होंगी। जैसे ही वो घोषणा पत्र आएगा मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें हैं और कितनी बातें वो लोग पूरी कर सकते हैं, जेएमएम ने कितना वादा पूरा किया है और कितनी और झूठे वादे वो कर रही है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग तो चर्चा करेंगे। तो इन 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक के कारण ये पूर्णतः ये कंफर्म होता है कि भैया इलेक्शन कमीशन आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाली है और ये हर जगह आपको दिख गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बात करते हैं, इन्हीं की अभी सरकार है, इनकी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, मेजोरिटी इन्हीं के पास है, तो इन्हीं को आप कह सकते हैं कि मुख्य वक्ता यही होंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, 5 जनवरी 2025 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल पूरा हो रहा है और चुनाव हम लोग नवंबर में करवाने जा रहे हैं, नवंबर दिसंबर में करवाने जा रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कोई झारखंड पहला ऐसा राज्य नहीं है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर 3-3 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना पहले जो है इलेक्शन हो जाता है, सरकार चलती रहती है, उसके कार्यकाल, हालांकि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जनवरी को ही इस्तीफा देंगे। 5 जनवरी तक उनके जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, इसके लिए आप कंफर्म रहिए। और लेकिन उनके कार्यकाल पूरा होने के 1 महीना पहले ही दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को पता चल जाएगा, हम आप सभी को, पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा कि भैया 5 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस्तीफा देने के बाद वापस से वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या किसी निर्दलीय बनेंगे, जो भी बनेगा, ठीक है। हालांकि दो ही पॉलिटिकल पार्टी में टक्कर है, तो दोनों में से कोई एक, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक नेता बनने वाला है ना। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि भैया दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी में से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद होगा। हालांकि 5 तारीख तक जो है हेमंत सोरेन ही कुर्सी पर बैठे हुए रहेंगे, है ना। यहां तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन हमेशा त्योहारों को ध्यान में रख करके चुनावों की तारीख का ऐलान करती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारा दुर्गा पूजा तो बीत गया, तो जो दीपावली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा है, छठ महापर्व है, बिरसा जयंती है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके ही इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। ये तो कंफर्म है, ये हर जगह होता है। ये चीजों को पिछले अनुभवों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। 15 नवंबर के बाद चुनाव होने के पूरे चांसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया 15 नवंबर को बिरसा जयंती है, या तो यूं कहे कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। तो 15 नवंबर तक तो कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन आचार संहिता लागू होगा। आचार संहिता अलग है, चुनाव होना अलग है। मतदान शुरू जो है 15 नवंबर के बाद होने वाला है, लेकिन आचार संहिता तो आज लगेगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो आज होगा। भैया चुनाव के बारे में अगर इस बार हम लोग बात करें, इस बार के 2024 के झारखंड के विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें, तो 2 या 3 चरण पर यह चुनाव होने वाला है। यानी कि 2-3 टाइम पर, 2-3 अलग अलग दिनों पर वोटिंग अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर होने वाला है। हालांकि झारखंड के जब हम पास्ट इतिहास के बारे में उठा करके देखते हैं, तो मात्र 2005 एक ऐसा साल रहा जहां पर मात्र 3 चरण पे झारखंड के चुनावों को पूरा किया गया। इसके अलावा जितना बार भी झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें 5 चरण का इस्तेमाल किया गया। 2-3 चरण जो है, इस बार उम्मीद जताई जा रही है, पुख्ता ये प्रमाण है कि भैया 2-3 चरण में इस बार भी झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बात के लिए सहमति जताई है कि भैया 15 नवंबर के बाद आप मतदान को शुरू कीजिए। और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेटमेंट है कि आप एक चरण पे चुनाव कीजिए, एक चरण पे आप चुनाव कीजिए, चुनाव के चरण को ज्यादा मत बढ़ाइए। और आप हर एक राज्य में यही देखेंगे कि वहां की पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि भैया एक चरण में चुनाव करवा दो, चाहे उत्तर प्रदेश भी क्यों ना हो, वो कहता तो यही है कि भैया एक चरण में चुनाव करवा दो। एक चरण में चुनाव करवाने की पीछे का कारण क्या है? क्यों पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि एक चरण में चुनाव कर दो? ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा संभव नहीं है। बहुत छोटे राज्यों में झारखंड में हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर एक दिन में हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन चाहेगी तो इसके मैं 2 कारण बताता हूं कि क्यों नहीं हो सकता। पहला कारण और सबसे ठोस कारण कि महाराष्ट्र में और झारखंड में एक ही टाइम पीरियड पे विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्योंकि एक ही टाइम पीरियड पे होगा तो इतना इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स नहीं है। संपूर्ण भारत में चुनाव होता है, कितने फेजेस में होता है बताओ? हालांकि करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों को इतना भाग दौड़ नहीं कर सकती। इतना परेशान होकर क्यों करना है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि एक चरण पे हो, क्योंकि एक चरण में होने से क्या होता है ना, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार की लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा चरण होगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, और उतना टाइम में जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ घपला घोटाला करने की कोशिश करेगी, विधायकों की खरीदने की कोशिश होगी, कहीं पे पैसे देकर के जो नॉमिनेशन उसका रद्द करवाने का प्रयास होगा, किसी को डरा धमका के नॉमिनेशन रद्द करवाने का प्रयास होगा, किसी के ऊपर केस मुकदमा होगा। आप देखेंगे कि चुनाव में खड़ा होगा, इतना आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है विधानसभा चुनाव के दरमियान। बस आप लोग पॉपकॉर्न खा करके बैठो। किसी मूवी में, फिल्म में जितना मजा नहीं आता है, नेताओं के कारनामे देख करके आपको उतना मजा आने वाला है। और वो सारे कारनामे मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं चुनाव की इस यात्रा के पूरे सीरीज में। यहां पर पूरे हम लोग सीरीज को कवर करेंगे और हम लोग समझेंगे कि भैया हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ भी इंटरटेनिंग होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, उस चीज को मैं आकर के आप लोगों को एक्सप्लेन करने का काम करूंगा आसान शब्दों में, ठीक है। तो इतना इंटरटेनमेंट आप लोगों का होने वाला है। यहां तक बात क्लियर है। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि एक चरण में हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2-3 चरण तो झारखंड में होना ही चाहिए, उतना होगा ही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी भी इस तरीके से उतना मुश्किल से, उतना एकदम गले में फंदा लेकर के, उतना हड़बड़ी में एक दिन में चुनाव जो है नहीं करवाएगी। 2-3 दिनों का समय लगेगा। पॉलिटिकल पार्टियां डिमांड कर रही है, वो अलग बात है ना। अच्छा, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपने तरीके से तैयारी बहुत जबरदस्त की है।
क्या क्या तैयारी की है उसके बारे में किसी एक अगले सेशन में हम लोग जानेंगे। आज का सेशन वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते और अब हम लोग समझ लेते हैं कि झारखंड राज्य में जब आचार संहिता लागू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री की शक्तियां समाप्त हो जाती है। मुख्यमंत्री एक तरीके का विधायक रहता है। बहुत सारी चीजें, शक्तियां कहने का मतलब ऑर्डर देने का अधिकार, पूरा वो सारी अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। जैसे आज अगर बात करें प्रशासन में, अगर आपको कोई जुलूस वगैरह करना है तो आप परमिशन लेने के लिए किसके पास जाएंगे? तो जुलूस वगैरह करने के लिए, रैली निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि सरकार के पास जाएंगे, सरकार के अधिकारियों के पास जाएंगे। अब क्या होगा, आचार संहिता लगने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टियां अब जाएंगी इलेक्शन कमीशन के बाद ये परमिशन लेने के लिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देगा किसको? प्रशासनिक, जो आपका डीसी के पास आप जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, तो वो मुख्यमंत्री के जहां आदेश का पालन करते थे अब इलेक्शन कमीशन का आदेशों का पालन करने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता जब राज्य में लागू हो जाएगा आज से, तो किन किन नियमों का पालन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को और आम जनता को करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे नियम है आदर्श आचार संहिता के, उन सारे नियम को हटा करके कुछ ब्रीफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है उसको हम लोग समझते हैं, और इसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा होगा उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। है तो बहुत सारे नियम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पहला नियम यही है कि सरकारी खजाने या धन का इस्तेमाल किसी भी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। जो सरकारी राजकोषीय धन है, उस धन का इस्तेमाल ना ही हेमंत सोरेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस्तेमाल कर सकता है। वो जनता का पैसा है और जनता के लिए जितना पॉलिटिकल पार्टियां निकाल सकती है, भैया आचार संहिता लगने से पहले आप निकालो, क्योंकि अगर पता चल गया तो नेता भी गया, उसकी पॉलिटिकल पार्टी भी गया। तो आप जो राज्य का पैसा है उसको आप अपना चुनावी प्रचार में खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सरकारी गाड़ी होती है, सरकारी जो विमान होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, एरोप्लेन्स हो गए, बंगले, सरकारी जो बंगले होते हैं, इन सब का इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते। आप अपना सरकारी जो बंगला है मुख्यमंत्री आवास में, आप बैठक नहीं देखेंगे कि भैया चुनाव का बैठक जेएमएम का हो रहा है वहां पर। उस तरीके की बैठक नहीं होगी, वो किसी होटल में होगा, किसी दूसरे जगह में होगा, लेकिन सरकारी आवास में नहीं होगा। किसी भी सरकारी योजना की घोषणा नहीं होगा, किसी भी तरह का लोकार्पण नहीं होगा, कोई भी शिलान्यास नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि काटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने, तो इस दरमियान जब आचार संहिता राज्य में लागू होगा उस समय किसी भी तरह का शिलान्यास वो नहीं कर सकते, किसी भी तरह का लोकार्पण नहीं कर सकते। कोई भी योजना जो है, सरकारी योजना वगैरह कुछ नहीं आने वाला है उस समय। यानी कि जितना योजना है आपका आ गया, अब यहां से सारी योजनाएं खत्म, जो योजनाएं चल रही है वही बस चलती रहेंगी, बाकी कोई नया योजना यहां पर राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती और ना ही विपक्ष का कोई नेता लागू कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। इसके बाद अगर बात करें तो हर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट या उनके समर्थक को रैली या जुलूस के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, डीसी से सीधा परमिशन लेना पड़ेगा, और डीसी किसके आदेश पर काम करेगा? इलेक्शन कमीशन के आदेश पर काम करेगा। जहां पर राजनीतिक पार्टियों के पास यह शक्तियां हुआ करती थी, वो लोग आम लोगों को परमिशन देते थे रैली जुलूस करने के लिए, अब उनको भी परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। किसी भी चुनावी रैली में जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। कहीं पर अगर आपको देख रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट मांगा जा रहा है, हम आदिवासी है, हम महतो है, हम कुर्मी है, हम मुसलमान है, हम सिख है, हम ईसाई है, इस तरह करके जहां भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और सीधा इलेक्शन कमीशन के पास भेजने का काम करेंगे आप लोग। अगर उस तरीके से होता है तो वो व्यक्ति बैन होगा या तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी बैन होगी। हालांकि ये बहुत कड़े डिसीजन है, एक तरीके की धमकी देती है इलेक्शन कमीशन, लेकिन कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन इतना ठोस डिसीजन लेती है। इतना कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति का चुनावी कैंपेन को ही रोक लगवा सकती है। जैसे 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तब आपने देखा था कि अमित शाह इसी तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे थे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो इसीलिए उनको क्या किया, एक तरीके से उनका चुनावी प्रचार को ही बैन कर दिया गया कि वो चुनाव का प्रचार कर ही नहीं सकते। उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आप देखते हैं, उसका रिकॉर्ड करके अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में आप अगर भेज देंगे तो वो व्यक्ति का प्रचार रुक जाएगा। हो सकता है कि नॉमिनेशन भी उनका रद्द कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा ठोस डिसीजन वो लेंगे तो। और अगर कोई पूरा पॉलिटिकल पार्टी ऐसा गंदा करती है तो पॉलिटिकल पार्टी को भी बैन कर सकती है इलेक्शन कमीशन। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करती है ना। बहुत बड़ी गलती होगी तभी होगा, आज तक भारत में ऐसा उदाहरण पेश नहीं हुआ है। अच्छा, जब आचार संहिता के बारे में बात करते हैं तो इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा ये भी कि आचार संहिता होता क्या है। मैं उसको एक्सप्लेन करना आपको भूल गया, 1 मिनट का समय लेता हूं। आचार संहिता भारत की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बनाया गया एक नियम है। यानी कि आचार संहिता को कोई संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया, ना ही किसी कोर्ट का निर्णय से बना है।
आचार संहिता पॉलिटिकल पार्टियों ने ही मिलकर बनाया है कि हमारे लिए किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए इलेक्शन के टाइम पे। तो आचार संहिता बनाने का काम नेताओं का ही, और इनको पालन भी यही लोग करते हैं, इसको तोड़ते भी यही लोग हैं। तो सारे नियम कायदे जो है ये नेताओं के नेतृत्व में ही बना है, इस बात को आप लोग समझ लेंगे। आचार संहिता इसीलिए किसी भी राज्य में लागू होता है चुनाव से पहले, ताकि पारदर्शी तरीके से वो चुनाव संपन्न हो पाए, किसी भी तरह का गड़बड़ या घोटाला ना हो पाए। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के कई सारे प्रतिबंध लगे हुए रहते हैं। चलिए यहां तक समझ गए आप। सरकार के मंत्री अपने आधिकारिक विजिट्स में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। सरकार के जो भी मंत्री रहेंगे उनके आधिकारिक जो विजिट्स होंगे उसमें वो चुनाव का प्रचार नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रूलिंग पार्टी, जैसे अभी जेएमएम झारखंड की रूलिंग पार्टी है, सरकारी मशीनरी और गाड़ियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर पाएगा। कोई भी सरकारी मशीनरी रहेगा, ठीक है, कोई भी गाड़ी रहेगा, उसका इस्तेमाल वो चुनाव के प्रचार में नहीं कर पाएंगे। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रचार के संसाधन जैसे रैली के लिए मैदान या हेलीपैड का इस्तेमाल सभी पार्टियों को समान रूप से करने का मौका मिलेगा, है ना। जो भी प्रचार का संसाधन होगा रैली के लिए, जो भी मैदान होगा वहां पर हेलीपैड यानी कि हेलीकॉप्टर जहां पर उतारा जाएगा, वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए समान रूप से होगा। कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री निर्वाचन संबंधी अधिकारी को अपने पास नहीं बुला सकता। चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी होगा, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया, वहां पर मैंने आपको बताया था कि रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, एआरओ आरओ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उनसे किसी भी तरीके का संपर्क जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं कर सकता, और वो आरओ और एआरओ भी जो है किसी भी तरीके से उस नेता या उस पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, घर में नहीं दिखना चाहिए पूरा आचार संहिता के दरमियान। वहां पर अगर आते हैं तो कार्रवाई या तो नेता के ऊपर होगा, जिसकी गलती होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगा, या तो एआरओ को डिसमिस किया जाएगा या तो उस नेता का चुनाव प्रचार डिसमिस किया जाएगा, है ना। वोटरों को रिझाने के लिए सत्ताधारी पार्टी किसी भी पब्लिक सेक्टर में किसी तरह की नियुक्ति नहीं कर सकती। कोई भी तरह का गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट होता है, जैसे नियुक्ति पत्र आज भी बांटने वाले हेमंत सोरेन, तो आज ही लास्ट बांट पाएंगे। इसके अलावा कोई भी एग्जाम का नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं बांट सकते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन का उस समय एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, किसी भी एग्जामिनेशन का उस समय रिजल्ट नहीं आएगा, किसी भी एग्जामिनेशन का उस समय अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खर्च पर विज्ञापन जारी करना भी अपराध माना जाएगा। यानी कि जेएमएम का जो अभी जिसकी सत्ता है वो सरकार के धन संपत्ति पर किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकता। सरकारी पैसे पर, यानी कि आम जनता के टैक्स के पैसों पर वो बैनर होर्डिंग नहीं लगा सकता। हालांकि लगाता वही लोग है इनडायरेक्ट तरीके से, जानता तो सब है, लेकिन एक तरीके का रूल है। तो अभी थोड़ा सा एकदम ठीक, अभी का आचार संहिता को आप एक शब्द में समझ सकते हैं, जैसे एक मांसाहारी व्यक्ति सालों भर जो है मांस खाता है, और अभी नवरात्रि के समय में 10 दिनों के लिए छोड़ करके समझता है कि हम बहुत बड़ा पुण्य हो गया, लेकिन नवरात्रि जैसे ही खत्म हुआ 10वीं के दिन दबा के मटन उड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार की चीजें जैसे शिवरात्रि के समय हम लोग करते हैं, है ना, सावन सोमवारी के समय करते हैं, सालों भर दबा कर मटन खाते हैं, 1 महीना छोड़ करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से नेता जो है सालों भर लूटने का काम करेंगे, आचार संहिता लगने के दरमियान शरीफी दिखा करके ये साबित करने का कोशिश करेंगे कि अरे हम तो राम हैं, है ना, लेकिन होते हैं असली में रावण। चलिए यहां तक बात समझ गए। अब देखिए भैया, तो सरकारी खर्च पर वो किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। मीडिया जो न्यूज चैनल होते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट होता है, तो सरकारी खर्च पर नहीं कर सकते, अपने निजी खर्च पर कर सकते हैं, अपने कमाए हुए धन पर कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का वो प्रयोग नहीं कर सकते। धार्मिक प्रतीकों को, कोई सरना का झंडा लेकर के अगर चुनाव भी मैदान में उतर रहा है, ठीक है, कोई मुसलमान का झंडा लेकर के या हिंदू का सनातनी झंडा लेकर के अगर प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर अगर डाइवर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, माइंड वॉश कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो सारी चीजों का क्या होता है, प्रतिबंध होता है। ऐसा करने पे, पता चलने पे इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकती है। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे हुए जो भी नारे होते हैं, प्रचार सामग्री होती है, उन सबको हटा दिया जाता है। एक सिरे से उनको टाइम दिया जाता है कि भैया इतना टाइम है तुम्हारे पास, 1 से 1.5 महीना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को, आप उस दरमियान जो है अपनी स्ट्रैटेजी का पालन कीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप। आचार संहिता आज लागू हुआ, पहले से ही जेएमएम जो है पूरा होर्डिंग पोस्टर हर जगह लगा दिया। जितना होर्डिंग पोस्टर लगेगा उसको पहले फाड़ के फेंकेगी, क्योंकि आप पहले कैसे, नहीं तो ऐसा भी तो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है कि भैया आचार संहिता के बाद ही हम प्रचार नहीं कर सकते। तो आचार संहिता लगने से पहले ही हर जगह बैनर पोस्टिंग होर्डिंग पूरा लगा देते हैं, और उसके बाद आचार संहिता के बाद हम लोग एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इससे भी होशियार है। नियम कुछ इस तरीके के है कि भैया आचार संहिता लगेगा, उसके पहले सारे होर्डिंग हटेंगे और दोबारा से तुम होर्डिंग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो इस तरीके से आपने समझा कि भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट आचार संहिता के दरमियान नियम कानून है
उन सभी बातों को। इसके अलावा बेसिक कुछ आम जनता के लिए भी नियम है, जैसे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में पैसे लेकर के नहीं जा सकते। आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपने कार में, अपने बाइक में, तो 50,000 से ज्यादा पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा पैसा अगर आपके पास कैश बरामद होता है, तो उस समय आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। ठीक है? इस तरह के चीजें, बहुत सारी चीजें जो है, पाबंदियां आम लोगों के लिए होती है, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो आज की इस वीडियो को हम लोग इन्हीं सभी बातों के साथ समाप्त करते हैं। आशा करेंगे कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखने का काम कीजिए कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कमेंट बॉक्स के जरिए हम लोग देखते हैं कि किसके ज्यादा फॉलोवर है। क्या जेबीकेएसएस या जेएलकेएम के फॉलोवर सबसे ज्यादा है, या जेएमएम के फॉलोवर सबसे ज्यादा है, या बीजेपी के फॉलोवर सबसे ज्यादा है। इन सभी मुद्दों पर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को जोहार। एक बार अंतिम बात यही बोलेंगे कि जितने भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप कर लीजिए।